अलीज़ा टॉक के मुअज़्ज़ज़ सामीन को अलीज़ा कंवल का सलाम। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें। बढ़ते हैं कहानी की तरफ। शुरू करते हैं आज की कहानी। हर एक की जिंदगी में एक ऐसी रात ज़रूर होती है जिसका असर उसकी रहती जिंदगी तक रहता है। एक ऐसी रात जो मुस्तकिल यादाश्त का हिस्सा बन जाती है। अच्छी सूरत या बुरी सूरत में ये उस रात पर मुनहसर करता है। मेरी जिंदगी में भी एक रात ऐसी ही थी जिसके बाद मेरी जिंदगी इस कदर बुझ गई थी, यूं जैसे कभी भी उस रात की सुबह ना हुई हो। मुझे महसूस होता है मैं अब तक उन तारीकियों और चीखों की गर्दिश से नहीं निकली। मेरी कहानी शुरू होती है एक ऐसे बड़े घराने से जहां मेरी इज्जत दफन है। मेरी माँ का ताल्लुक एक एलीट क्लास से था। शुरू से ही वो इतनी अमीर नहीं थी, बल्कि अपनी दूसरी शादी के बाद वो उस बेतहाशा दौलत की मालिक बन गई थी। मैं 7 साल की थी जब मेरे बाबा की डेथ हो गई थी, यानी मेरी जिंदगी के हसीन साल खत्म हो गए थे। मेरी माँ को शुरू ही से मॉडलिंग का शौक था। वो शक्लो सूरत की भी बहुत खूबसूरत थी। बाबा के जिंदा रहने तक अम्मी का मॉडल बनने का ख्वाब बस ख्वाब ही रहा, क्योंकि मेरा ददियाल इन मामलात में बहुत सख्त था। लेकिन बाबा के मरने के बाद ये रुकावट भी अम्मी के लिए ख़त्म हो गई थी। अपनी इद्दत मुकम्मल करने के बाद अम्मी नानी की तरफ आ गई। मेरी मामियाँ वैसे ही अम्मी को इतना पसंद नहीं करती थी, तो हम ज़्यादा दिन वहाँ भी ना रह सके। शुरू में अम्मी ने कोई छोटा मोटा काम किया, मैंने भी अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू कर दी थी। मगर बाप की कमी ने जैसे मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया था। मुझे बाबा बहुत याद आते थे। वो मुझे बहुत प्यार करते थे। खैर, वक्त गुजरने लगा। अम्मी ने बाकायदा मॉडलिंग की दुनिया में कदम रख लिया और यहीं से मेरे कदम लरजने लगे। अपने काम को लेकर अम्मी बहुत मसरूफ हो गई थी। वो मुझे बहुत कम वक्त देती थी। मैं बहुत गुमसुम हो गई थी, मगर बस अपने काम से काम रखती थी। जल्द ही मुझे एक नई खबर मिली कि अम्मी शादी कर रही है। मॉडलिंग तक ठीक था, मगर अम्मी की शादी की खबर मुझ 9 साल की बच्ची से हजम नहीं हो रही थी। अम्मी ने मुझे काफ़ी समझाया कि देखो, इस तरह से तुम्हें बाप मिल जाएगा, वो भी तुमसे प्यार करेगा और फिर वो बहुत अमीर है। मेरे और तुम्हारे दिन बदल जाएंगे। लफ्ज़ बाप सुनकर मेरी आंखें चमकी थी। मुझे कुछ भी ना मिलता, बस एक बाप मिल जाता जो मेरे पहले बाप की तरह होता। ये मेरे लिए काफ़ी था। एक ऐसा बाप जिसकी शफकत में मैं अपना सर छुपा सकती। अम्मी की बातों के बाद मैंने खुद को समझाते हुए हाँ कर दी। कुछ ही दिनों बाद अम्मी ने उस आदमी से शादी कर ली और हम दोनों उसके बड़े से घर में शिफ्ट हो गए। मैं उस आदमी से पहली दफ़ा मिल रही थी। हमारा शानदार सा इस्तकबाल किया गया। अम्मी बहुत खुश थी। कहीं ना कहीं अंदर से मैं भी खुश थी, क्योंकि मेरे नज़दीक मुझे एक बाप मिल गया जो बिल्कुल पहले वाले बाप की तरह मुझसे प्यार करेगा। मुझे रहने को एक बहुत बड़ा कमरा मिला। दिन गुजरते गए और मेरा एडमिशन सोसाइटी के बहुत अच्छे स्कूल में हो गया। जिंदगी जैसे एक बार फिर अपने ट्रैक पर चल पड़ी थी। अम्मी एक बार फिर अपने सोशल सर्कल में बिजी हो गई थी। वो इस हद तक मसरूफ हो गई थी कि हमारा आमना सामना कभी कभी तो पूरा पूरा दिन नहीं होता था।
अम्मी के दूसरे शौहर ने भी मुझे बहुत प्यार दिया था। मेरे लिए दुनिया एकदम बहुत रंगीन हो गई थी। मगर ये सिर्फ तब तक रहा जब तक मैं 15 बरस के नहीं हो गई। मेरी उम्र का 15वां साल जैसे मेरे लिए बहुत भारी साबित हुआ था। ये दिसंबर का महीना था और इस महीने सर्दियां अपने उरूज पर होती हैं। मेरी अम्मी इस कदर मसरूफ हो गई थीं कि कई कई दिन अब हमारी मुलाकात नहीं होती थी। उन्हीं दिनों अम्मी के दूसरे शौहर का भांजा हमारे घर रहने आया था। उसकी उम्र 20 बरस के करीब थे। हम दोनों की पहली मुलाकात नाश्ते की टेबल पर हुई, जहां एक दूसरे के साथ हमारा तारुफ करवाया गया था और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये तारुफ दोस्ती में ढलने लगा था। अम्मी के बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहने की वजह से मैं बहुत रिजर्व हो गई थी। ज़्यादा किसी से बात नहीं करते थे, दोस्त अहबाब भी नहीं थे। ऐसे में बिलाल वो वाहिद था जो मुझे अपनी तरफ खींचने लगा था। हम दोनों सारा दिन बहुत बातें करते, मूवीज़ देखते। वो मुझे कभी कभी घुमाने ले जाता। मेरी अम्मी को उसे कोई एतराज़ नहीं था, या फिर यूं कह लिया जाए कि उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता था। उनके ख़यालात अब बहुत आज़ाद हो गए थे। यूं ही वक्त गुजरता गया। एक दिन वो मुझे अपने साथ किसी पार्टी पर ले गया। मेरे लिए ये सब बहुत नया था। मैं आज से पहले कभी यूं पार्टीज वगैरह पर नहीं गई थी। आज भी आना नहीं चाहती थी, मगर उसकी जिद की वजह से मुझे आना पड़ा। खैर, अब जबकि मैं यहाँ आ गई थी तो मुझे यहाँ का माहौल काफ़ी अजीब सा लग रहा था। एलीट क्लास के लड़के लड़कियाँ नशे में धुत नाचने में मसरूफ़ थे। बिलाल ने मेरे लिए भी एक ड्रिंक तैयार करवाई, जिसे पहले तो मैंने पीने से मना कर दिया, मगर उसके इसरार पर मैंने वो पी ली। और पीते ही मुझे कुछ समझ ना आया कि मैं कहाँ हूँ। मेरी आंख जाने कितने घंटों बाद खुली और आंख खुलते ही मैंने खुद को अपने कमरे में पाया। जिस्म थका थका महसूस हो रहा था। मैं जल्द से जल्द बिलाल से मिलना चाहती थी, क्योंकि इतना तो मैं जानती थी कि ड्रिंक की वजह से मैं बेहोश हो गई थी। उसके बाद शायद बिलाल ने मुझे बेहोशी की हालत में घर ले आया। कुछ ही घंटे गुजरने के बाद जब मुझे बिलाल घर आता दिखाई दिया तो मैंने उसे पिछली रात की कहानी पूछी, जिस पर उसने वही सब कुछ कहा जो मैंने सोचा था। खैर, मैं बिलाल को मना कर चुकी थी कि दोबारा मैं कभी तुम्हारे साथ ऐसी किसी पार्टी में नहीं जाऊंगी, मगर ऐसा ना हो सका। कुछ ही दिनों बाद मैंने खुद से बिलाल को उस पार्टी में ले जाने का कहा। ना जाने क्यों, मगर मुझे वही ड्रिंक पीने का दिल करने लग गया था। बिलाल मेरे इसरार पर मुझे उस पार्टी में ले आया और एक दफ़ा फिर से मैंने वो ड्रिंक ली। इस बार बस मुझे थोड़े से चक्कर आए, मगर मैं बेहोश नहीं हुई। पता नहीं कब कैसे, मगर मुझे अब उस ड्रिंक की लत लग चुकी थी, जिसमें शायद ड्रग्स मिली हुई थी। अगर ये कहा जाए कि मुझे नशे की लत लग गई थी तो ये बुरा ना होगा। पहले मैं हफ्ते में 1-2 दफ़ा वो पिया करती थी, मगर अब जैसे मैंने रोज़ ये ड्रग्स लेना शुरू कर दिए थे, मैं नशे की आदी बन चुकी थी। अम्मी हर बार की तरह अपनी ज़िंदगी में इतनी मसरूफ़ थी कि उनको इससे कोई परवाह नहीं थी कि उनकी बेटी किस हाल में है। शायद अगर उनको मालूम होता तो वो मुझे उस जहन्नम से निकाल लेते। इस सब में बिलाल मेरी बहुत मदद करता था। वो मुझे हर रोज़ ड्रग्स ला कर देता था। उस वक्त वो मुझे अपना खैर ख्वाह मालूम होता था, क्योंकि मेरे जिस्म को नशे की शदीद ज़रूरत होती थी। मेरी ज़िंदगी में मुझे कोई रंग महसूस नहीं होता था, मगर फिर भी
मुझे अपनी जिंदगी मुकम्मल बेरंग नहीं लगती थी, क्योंकि एक होप थी कि बिलाल मेरे साथ है। और ये उम्मीद मेरी जिंदगी में उस वक्त कयामत बनकर टूटी जब उस रात मेरी जिंदगी की दहलीज पर कदम रखा था। एक ऐसी रात जिसे मैं कभी भी भुला नहीं सकती। ये एक ऐसी सर्दियों की निहायत सर्द और गहरी रात थी, गहरी काली रात, किसी खौफनाक अंधेरे जैसी। मुझे आज भी याद है, बाहर सर्दियों की बारिश हो रही थी। मेरी माँ किसी पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रही थी। गो कि वो बहुत हद तक जान चुके थे कि मैं नशे की आदी हो चुकी हूँ। एक दो दफ़ा उन्होंने मुझे वार्न भी किया था, मगर फिर मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया था। काश वो मुझे मेरे हाल पर ना छोड़ती। आज पार्टी में जाने से पहले वो मेरी दराज से ड्रग्स के सारे पैकेट्स गायब कर चुकी थी। उनके जाने के बाद मैंने वो पैकेट्स हर जगह तलाश किए, मगर मुझे कुछ भी नहीं मिला। मेरा जिस्म यूं महसूस हो रहा था जैसे सुन्न हो रहा है। पूरे जिस्म में सुइयां चुभ रही थी। मुझे हर हाल में वो पैकेट्स चाहिए थे। अपना दर्द से फटता सर मैं थामती जब अपने कमरे से बाहर निकली तो सामने ही मुझे मेरी माँ का दूसरा शौहर बैठा नजर आया, जो रिश्ते में मेरा सौतेला बाप लगता था। मेरी हालत देखकर वो ये बात समझ चुका था कि मुझे क्या चाहिए। मेरे करीब आते हुए वो मुझसे मुखातिब हुआ। तुम्हें ये चाहिए? 2-3 सफेद रंग की पूड़ियां दिखाने के बाद उसने मुझे कहा, और बस उन पूड़ियों को देखते ही मुझे जैसे जिंदगी का परवाना मिल गया। मैं वालेहाना अंदाज में उसके जानिब बढ़ी और पूड़ियां उसके हाथ से ले ली। अपने नशे की जरूरत को पूरा करने के बाद मुझ में उठकर चलने की भी हिम्मत नहीं रही थी। मैं गुनूदगी के आलम में, यानी मेरा जिस्म सुन्न हो गया था, मगर दिमाग का कोई हिस्सा जाग रहा था। मैं वहीं पास पड़े सोफे पर ढह सी गई थी जब मैंने अपनी गुनूदगी भरी आंखों से अपने सौतेले बाप को अपनी जाने बढ़ता पाया। वो मेरे करीब आकर मुझ पर झुक गया था। नशे की हालत में भी मुझे खतरे का अलार्म सुनाई देने लगा था। मैं जान चुकी थी कि उसकी नीयत क्या है। मैं खुद को बचाना चाहती थी। गुनूदगी की हालत में ही मैंने बिलाल का धुंधला हुआ अक्स देखा। एक उम्मीद की किरण फूटी कि बिलाल मुझे बचा लेगा, मगर पैरों तले जमीन तब निकली जब बिलाल को भी मैंने उसी अंदाज में अपनी जानिब बढ़ते पाया। सुन्न होते दिमाग के साथ मैंने एहतजाज करना चाहा, मगर सब बेसूद था। मैं वो अजियत और कर्ब के लम्हे चाह कर भी बयान नहीं कर सकती जिनमें मैं खुद को बचाना चाहती थी, मगर मुझ में इतनी हिम्मत, इतनी ताकत, इतनी सख्त नहीं बची थी कि खुद को प्रोटेक्ट कर सकते। बारिश की रफ्तार में मेरा बिलखता अजियत भरा बेजान वजूद जाने कितने ही घंटों जमीन पर पड़ा रहा। वो इंसान जिसे मैंने अपने बाप की जगह दी थी, उसने मेरी इज्जत को तार तार कर दिया था। वो मर्द जिसे मैं मोहब्बत के नाम से जानती थी, उसने अपनी दरिंदगी को मिटाने के लिए मुझे उस राह पर लगाया और फिर मेरा फायदा उठाया। मेरी इज्जत को तो उसी दिन दागदार कर दिया गया था जिस दिन मैंने पहली दफा वो ड्रिंक ली थी। वो जालिम रात बहुत लंबी थी। सर्दी से ठिठुरता मेरा वजूद वहीं जमीन की जीनत बना हुआ था। खामोश आंसुओं के साथ मैं ये दुआ कर रही थी कि काश जमीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं।
वो दोनों दरिंदे अच्छी तरह मेरा इस्तेमाल करके जा चुके थे जब मैंने घर के एक मुलाजिम को अपने जानिब बढ़ता पाया। एक पल को मेरा खौफ फिर मुझ पर तारी होने लगा था कि क्या वही कयामत दोबारा दोहराई जाएगी, मगर शायद उस मुलाजिम के दिल में थोड़ा रहम था। उसने मेरी माँ को फोन मिलाया जो बाहर के मुल्क के लिए रवाना होने लगी थी, मगर मौसम की खराबी के बायस वो जा ना सकी। फोन के कुछ देर बाद मैंने अपनी माँ का रोता चीखता चेहरा अपने ऊपर झुका पाया और बस यहीं मैं होशो हवास से बेगाना हो गई। जाने कितने दिनों के बाद मुझे होश आया था। बेहोशी की हालत में भी वो काली रात मुझे डराया करती थी, जो हमेशा के लिए मेरे जहन पर नक्श हो गई थी। मुझे खुद से और अपने वजूद से नफरत हो गई थी, बेइंतहा नफरत। होश में आने के बाद मैंने अपनी माँ को रोते हुए देखा। वो उन सब लापरवाहियों की माफी मांग रही थी जो उन्होंने की, और मैं जो बेदिल हो चुकी थी, एक जिंदा लाश की तरह, जिसे अब किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता था। किस किस बात का मातम करती मैं। अम्मी का कहना था कि दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया। बिलाल और मेरा सौतेला बाप गिरफ्तार हो चुके थे, मगर अब मुझे इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं ये भी नहीं जानती थी कि मेरा असल कसूरवार कौन था, मैं खुद, मेरी माँ, बिलाल या मेरा सौतेला बाप। मैंने कहाँ गलती की, मोहब्बत के चुनाव में या उस शख्स की सूरत में अपना बाप तलाश करने में, या फिर मेरी माँ ही मेरी जिंदगी की बर्बादी की जड़ थी, या शायद सबसे बड़ी कसूरवार मैं थी जिसने अपना आप तबाह कर दिया। लेकिन इतना जानती हूं अब कि मेरी जिंदगी कभी भी नॉर्मल नहीं हो सकती, कभी नहीं। मुझे अपने आप से कराहत हो चुकी थी। काश मैं सबको बता सकती कि खुदारा अपने आप को संभाल कर रखे। काश मैं उन माओं को बता सकती जो अपनी बेटियों से बेखबर है कि खुदारा अपनी बेटियों को हालात के और किसी दूसरे के रहमो करम पर छोड़कर उनसे बेखबर ना हो जाए, वरना मेरा हाल तो सबके सामने है। मेरी माँ की सारी जिंदगी पछताने में गुजरनी थी और मेरी जिंदगी तो मेरे नजदीक मौत से बदतर थी, क्योंकि मेरे नक्श से वो रात, वो जुल्म कभी नहीं मिट सकता था। हाँ, ये सच है, मेरी सांसें चल रही हैं, मगर मैं उस रात ही मर चुकी थी। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ इस कहानी से बहुत सी माँओं ने और बहुत सी लड़कियों ने काफी कुछ सीखा होगा। बाज़ औक़ात हमारे माशरे में माएँ दूसरी शादी तो कर लेती हैं, लेकिन फिर अपने दूसरे शौहर पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर लेती हैं कि शायद वो अपने हकीकी बाप जैसा ही अपनी औलाद को प्यार देंगे। ऐसा नहीं होता। कौन कितना दरिंदा सिफत निकले यह हम में से कोई नहीं जान सकता। इसलिए खुदारा अपनी आंखों को खुला रखें, किसी पर ब्लाइंड ट्रस्ट मत करें, और लड़कियां भी मोहब्बत के नाम पर ब्लाइंड ट्रस्ट करना छोड़ दें। आप सबके प्यार और सपोर्ट का बेहद शुक्रिया। ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। आज का स्पेशल थैंक्स मिस्टर आज़म का,
जो कि दुबई से बिलोंग करते हैं, मिस्टर हमजा शाहिद का जो कि मुल्तान पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, मिस्टर दिलावर खान का जो कि दुबई से बिलोंग करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और इस कहानी को अपने प्यारों तक लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि इस कहानी से वो भी कुछ सीख सकें। मिलते हैं एक और नई और मुनफरद कहानी के साथ। अलीज़ा कंवल को अपनी दुआओं में याद रखें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर रहे।